मैं दिन में साइकिल पर घूम घूम कर अमरूद बेचा करता था और रात को पढ़ाई में जुट जाता था। पापा को यह सब पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि मैं जो थोड़ा बहुत कमाता हूँ, वो भी बेकार की किताबों पर उड़ा देता हूँ। घर वालों को बिना बताए मैंने प्रतियोगी परीक्षा दी थी। जिस दिन रिजल्ट आया, मैं अमरूद बेचकर जैसे ही घर लौटा, देखा कि गली में भीड़ जमा है। टीवी वाले, मीडिया वाले, सब मौजूद थे। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि अचानक पापा सामने आकर मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगे। लेकिन ठीक कुछ घंटे पहले की बात थी। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा था, पापा की तेज आवाज कानों में गूंजी। निकम्मा, कल ही कहा था बिजली का बिल भरना है, और तू ये किताबें खरीद लाया? शर्म नहीं आती? कब तक एक बूढ़ा बाप सब कुछ करता रहेगा? अब तो अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी उठा। लेकिन तुझे तो इन किताबों से ही मोह है। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मुझे मालूम था कि शायद मैं सबकी नजरों में गलत हूं, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मुझे अपनी जिंदगी बदलनी थी तो पढ़ाई करनी ही थी। कमरे में बंद होकर मैंने आंखें मूंदी तो पापा की आवाजें अब भी दीवारों से टकरा रही थीं। माँ भी तो अक्सर कहती थी, बेटा, थोड़ा बहुत अपने पापा का हाथ बटा दे। लेकिन मैं क्या करता? सुबह से शाम तक अमरूद बेचना और फिर रात को पढ़ाई, यही मेरी दिनचर्या थी। कभी कभी कुछ पैसे बच जाते तो उन्हीं से पुरानी किताबें खरीदकर नोट्स बनाता। मेरे दोस्त आराम से इंटरनेट पर पढ़ते थे, लेकिन मेरे पास तो मोबाइल रिचार्ज करवाने तक के पैसे नहीं होते थे। उस दिन अचानक मेरी आंखों से आंसू बह निकले। पापा की बातें दिल में चुभ रही थीं। मैंने अपनी किताबें एक ओर रख दी और अलमारी से अपना एकमात्र गुल्लक निकाला। भगवान का नाम लेकर उसे तोड़ा। करीब 800 रुपए निकले। ये वही पैसे थे जिनसे मैं अपनी जन्मदिन के लिए एक नई शर्ट खरीदने वाला था। पर अब मामला कुछ और था। मैं सीधा पापा के कमरे में गया। वे अभी भी गुस्से में थे। मैंने शांत स्वर में कहा, पापा, मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। दिन रात मेहनत करता हूं, घर चलाने में हाथ बंटाता हूं, लेकिन थोड़ा बहुत तो मेरा भी हक बनता है। मैं कुछ और कह पाता, उससे पहले ही उन्होंने चीख कर कहा, दफा हो जा यहां से। तू कोई एहसान नहीं कर रहा इस घर पर। मैंने खुद भूखा रहकर तुझे पाला है। अमरूद बेचकर क्या उखाड़ लेगा तू? मैं चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने हाथ में पकड़े पैसे उनके सिरहाने रख दिए और कहा, ये वही पैसे हैं जिनसे मैं शर्ट खरीदने वाला था। फिलहाल आप इनसे बिजली का बिल भरवा लीजिए, यही ज्यादा जरूरी है। फिर बिना कुछ सुने मैं अपने कमरे में लौट आया। पीछे से पापा की आवाजें आती रहीं। अब एहसान जता रहा है कि हमें अपने शर्ट के पैसे दे रहा है। नहीं चाहिए हमें तेरे 2 कौड़ी के पैसे। मैंने दरवाजा बंद कर लिया। सच में, बड़ा होना आसान नहीं होता। जो सबसे बड़ा होता है उसी से सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। कभी कोई उसकी तकलीफ नहीं समझता। काफी देर तक मैं फर्श पर बैठा रहा, फिर आंखें पोंछकर फिर से किताबें उठाईं। मुझे और मेहनत करनी थी, क्योंकि मुझे अपने परिवार को वो सब देना था जिसके वो हकदार हैं। मैंने नोट्स बनाने की कोशिश की, लेकिन उस दिन मन नहीं लग रहा था। दिमाग बोझिल था, दिल भरा हुआ। मैंने किताबें बंद की और बिस्तर पर लेट गया। आंखों से आंसू बहते रहे। गरीबी वाकई इंसान को तोड़ देती है। पूरी रात करवटें बदलता रहा, किसी से कुछ कह नहीं सकता था, और तन्हाई भीतर ही भीतर कचोट रही थी। सुबह के 4 बजे के करीब मैंने उठकर गहरी सांस ली। खुद को थोड़ा संभाला, वॉशरूम गया, नहाया। थोड़ी देर में मंदिर से आरती की आवाजें आने लगीं। मैंने हाथ जोड़े और अपने प्रभु से मुखातिब होकर मैं कह रहा था, हे सृष्टिकर्ता, दोनों लोकों के स्वामी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तू जानता है कि मेरा दिल कितना साफ है। मैं अपने परिवार के लिए निष्ठा से सब कुछ करता हूँ, फिर भी मुझसे दूरियां क्यों बन गई हैं? हे परमपिता, उनके दिलों में मेरे लिए थोड़ी सी दया भर दे और मेरी जिंदगी की राहों को सरल कर दे। मेरी मेहनत को सहारा दे, मुझे इस कठिन समय से बाहर निकाल दे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तेरी कृपा बनी रहे, ताकि मेरी मेहनत रंग लाए और मैं अपनी परीक्षाओं में सफल हो सकूं। काफी देर तक मैं चुपचाप प्रार्थना की चटाई पर बैठा रहा, बस आंखें मूंदे मन ही मन बात करता रहा। कई बार मन में सवाल उठा, हे ईश्वर, हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मैं सभी के लिए अच्छा चाहता हूँ, तो फिर बदले में मुझे वो प्रेम क्यों नहीं मिलता?
लेकिन ये सवाल मैंने कभी जुबान पर नहीं लाए, बस होठों पर यही था। धन्यवाद प्रभु, जो भी दिया बहुत है। अब बस थोड़ा-सा और सहारा दे दे। फिर मैंने भगवान का नाम लेकर अपनी किताबें उठाईं और पढ़ने बैठ गया। समय बर्बाद करने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए सुबह 9 बजे तक लगातार पढ़ता रहा। इसके बाद बाहर निकला और साइकिल की सफाई करने लगा, क्योंकि मुझे अमरूद लेकर बाजार जाना था। मैं अभी साइकिल पहुंच ही रहा था कि तभी पिताजी आए और रात को दिए हुए पैसे मेरे चेहरे पर फेंक दिए। मैं चौंक कर उन्हें देखने लगा। उन्होंने गुस्से से कहा, कहा था ना, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। फिर क्यों मेरे तकिए के नीचे रख दिए? मैं किसी का एहसान नहीं लेता। तूने जितनी बेइज्जती करवानी थी, करवा ली। अब ये पैसे रख और अपनी जिंदगी खुद देख। मेरा और तेरा अब कोई रिश्ता नहीं रहा। पिताजी की बात सुनकर मैं शांत स्वर में बोला, पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस एक बात कही थी। मगर उन्होंने मेरी बात सुने बिना मुझे एक जोरदार लात मारी और बोले, चुप रहो, वरना मार के सीधा कर दूंगा। मेरी कमर में तेज दर्द उठा, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। चुपचाप पैसे उठाए, जेब में रखे और बिना कोई बहस किए घर से निकल गया। अब मैं घर में झगड़ा नहीं चाहता था। मन में बहुत पीड़ा थी, लेकिन चेहरे पर कठोरता ओढ़ ली थी। दोपहर की तपती धूप में जब लोग छांव तलाश रहे थे, मैं गलियों में घूम घूम कर अमरूद बेच रहा था। शरीर पसीने से तरबतर था, मगर मन को समझा रखा था, यह भी एक पड़ाव है, गुजर जाएगा। भगवान की कृपा थी या मेहनत का फल, आज की आमदनी अच्छी हो गई थी। सारे अमरूद बिक चुके थे, मगर मैं घर नहीं लौटा, क्योंकि जानता था, पिताजी इसी समय लौटते हैं और उनका गुस्सा इस वक्त सबसे तेज होता है। इसलिए पास की एक दीवार की छांव में बैठकर मैंने किताबें निकालीं और पढ़ाई करने लगा। आंखों से बार बार आंसू गिरते जा रहे थे। मन भारी था, पर हिम्मत नहीं हारी। पिताजी का चेहरा बार बार सामने आ रहा था, लेकिन मैं फिर भी पढ़ता रहा। जीवन के कई जख्म सह जाते हैं इंसान, लेकिन जब माँ बाप का व्यवहार टूटता है, तो आत्मा कांप जाती है। काफी देर तक वहीं बैठा रहा, फिर शाम को धीरे धीरे साइकिल लेकर घर की ओर चला। जैसे ही घर पहुंचा, माँ दौड़कर मेरे गले लग गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। मैं घबरा गया। क्या हुआ माँ? सब ठीक तो है ना? उन्होंने तड़पते हुए कहा, तू समय से घर क्यों नहीं आया? मुझे कुछ हो जाता तो? मेरा दिल बैठ गया था। मुझे नहीं पता तू और तेरे पापा क्या झगड़ कर बैठे हो, लेकिन उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? मैंने उन्हें प्यार से समझाया, माँ, मैं कहीं नहीं गया, बस आज थोड़ा ज्यादा अमरूद बेच लिए, ताकि कल मंडी जा सकूं। आप इतना मत सोचो, मैं हर हाल में आपके पास लौट कर आऊंगा। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा मुस्कुराईं, लेकिन आंखें अब भी भरी थीं। उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया और कहा, बैठ बेटा, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। तू भूखा होगा, और वो तेरे पापा ना, हर वक्त तुझ पर चिल्लाते हैं। जब तूने कल बिजली का बिल भर दिया था, तो फिर उन्हें शिकायत क्या थी? वो पहले तेरे चाचा को कोसते थे, अब तुझे पकड़ लिया है। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। माँ और पापा की बनती कम थी, पर दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। जब एक बीमार पड़ता, तो दूसरा उसके लिए बेचैन हो उठता था। माँ ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। उस पल लगा जैसे दिन भर की सारी तपिश मिट गई हो। माँ का प्यार एक ऐसी ठंडक था जो हर जख्म पर मरहम रख देता है। खाना खाकर मैंने उनका माथा चूमा और किताबें लेकर फिर बैठ गया। अब मैं पूरी तरह मन लगाकर पढ़ना चाहता था। 2 दिन बाद दोस्तों की मुलाकात थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरे अधूरे नोट्स का मजाक बने। इसलिए ठान लिया, आज रात बिना पूरा किए नहीं सोऊंगा। कमरे में जाते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया और पिछले हिस्से की खिड़की खोल दी। किताब लेकर मैं एक बार फिर जमीन पर बैठ गया और काम शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। लगभग रात के 3 बजे तक मैंने पढ़ाई की, फिर किताबें बंद करके रख दी, क्योंकि सुबह 6 बजे मुझे मंडी भी जाना था। लेटते ही मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद ने मुझे अपनी गोद में सुला लिया। मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ था। मेरी आंखें माँ की पुकार पर ही खुली थीं। मैं तुरंत उठ गया। जब घड़ी की ओर देखा तो मेरे तोते उड़ गए, क्योंकि घड़ी 7 बजा रही थी। इस समय तो मुझे मंडी में होना चाहिए था। मैं जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर बाहर आ गया। माँ नाश्ता तैयार कर रही थी, मगर मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं नाश्ता करता। उन्हें अलविदा कहकर मैं सीधे मंडी के लिए रवाना हो गया।
करीब आधा घंटा गाड़ी चलने के बाद मैं मंडी पहुंचा। मुझे वहां पहुंचने में काफी देर हो चुकी थी, इसलिए अच्छे अमरूद पहले ही बिक चुके थे। फिर भी मैंने दिल पर पत्थर रखकर थोड़े बहुत खरीद लिए और तय किया कि अब कल आकर बाकी के ले जाऊंगा, क्योंकि इस समय उन्हें ले जाकर बेचने का मतलब था उन्हें खराब करना। मेरी वापसी लगभग 9 बजे के आसपास हुई। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि मेरा काफी सारा समय निकल गया था। साइकिल लेकर मैं तुरंत बेचने के लिए निकल पड़ा। माँ ने एक बार फिर नाश्ता करने की हिदायत दी, लेकिन समय की कमी के चलते मैंने उसे टालना ही बेहतर समझा। गलियों में निकलते ही बहुत से लोगों ने मुझसे शिकायत करना शुरू कर दिया कि वे कब से मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं अमरूद को काटकर उन पर विशेष नमक का छिड़काव करता था, जिससे स्कूल के बच्चे सुबह सुबह मजे से मेरे अमरूद खाते हुए स्कूल जाते थे। आज देर होने की वजह से मेरा काफी नुकसान हो गया था, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके थे। थोड़े बहुत ही अमरूद बिक पाए थे। मैंने तुरंत ही अपनी साइकिल एक स्कूल के सामने खड़ी कर दी थी। मन में यही इच्छा थी कि छुट्टी के बाद बच्चे अमरूद खरीद लें, और मैंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की थी। थोड़ी देर बाद ही स्कूल की छुट्टी हो गई थी, लेकिन कुछ ही बच्चों ने अमरूद खरीदे। बाकी बच्चे चले गए। पूरा दिन मेरे लिए कुछ अजीब ही रहा। बिल्कुल भी अच्छी कमाई नहीं हुई थी, लेकिन मैंने फिर भी कोई शिकायत नहीं की। इसमें भी ईश्वर की कोई ना कोई मंशा जरूर होगी। लेकिन आज मुझे यह नहीं पता था कि मुझ पर कैसी विपत्ति आने वाली है। जब मैं घर पहुंचा तो घर पूरी तरह अंधेरे में था। बिजली ना होने की वजह से पिताजी बहुत गुस्से में थे। घर में कदम रखते ही उनकी तेज आवाज मेरे कानों से टकराई। उन्होंने कहा, कितनी बार कहा था कि बिजली का बिल भरवा दो, लेकिन नहीं, लगता है बेटे को बर्बाद करके ही रहोगे। मैंने इस बार उन्हें हैरानी से देखा। दिल तो किया कि उन्हें जमकर जवाब दूं। मैंने कहा, जब मैंने पैसे दे दिए थे तो आपने बिल क्यों नहीं भरा? अब बिना वजह की बातें बनाने का क्या मतलब? लेकिन फिलहाल मैं चुपचाप बिल उठाकर दुकान की ओर बढ़ गया। बिल जमा कराने के बाद जब मैं लौटा तो पिताजी बिजली मिस्त्री से तार जोड़वा रहे थे, जो लाइनमैन लोग काट कर चले गए थे। मैंने खुद को संयमित करते हुए माँ को देखा और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया, बस 2 अमरूद ही खाए हैं। आप खाना दे दीजिए। ये सुनकर माँ बेचैन हो उठी और बोली, तुम्हें कितनी बार रोका था, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। माँ की तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया और उन्हें देखते हुए बोला, आप ही की तो परवाह है, वरना मैं इस घर में क्यों रहूं? ऐसा मुमकिन ही नहीं। इतना कहकर मैं कमरे में चला गया। पीछे से पिताजी की डांटने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अब मैं शांत था। रात भर मैंने मन लगाकर पढ़ाई की। अगले दिन मैं तय समय पर मंडी जाकर अमरूद खरीद लाया, ताकि आगे परेशान ना होना पड़े। इतवार की सुबह पिताजी ने सख्ती से टोका, किताबें उठाकर कहाँ जा रहे हो? साइकिल लेकर निकलो। लेकिन आज मैं किसी की बात नहीं सुन सकता था, क्योंकि इस संयुक्त अध्ययन का मतलब था बहुत कुछ सीखना। वह चीजें जो अमीर बच्चे ट्यूशन में सीखते हैं। मैं उनसे मदद ले सकता था, और इतना बड़ा मौका मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कभी संयुक्त अध्ययन में ना जाता, बल्कि अपने काम पर ही लगा रहता। लेकिन अब भी मुझे अपना समय इस काम में लगाना ही था। जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो सबने मुझे बराबरी की इज्जत दी। किसी ने भी मुझे गरीब कहकर नहीं भगाया। बेशक वो सभी अमीर थे, लेकिन उन सब में इंसानियत थी। वे मुझे नीचा नहीं समझते थे। हमने काफी देर तक पढ़ाई की और मैं दोपहर लगभग 3 बजे घर लौटा। घर पहुंचते ही पिताजी ने गालियां देनी शुरू कर दी। कहाँ आवारागर्दी करने चले गए थे? तुम्हें घर की कोई चिंता नहीं है। कितने लोग दरवाजे पर आकर चले गए कि आज अमरूद बेचने वाला नहीं आया। इस तरह से बात बिगड़ जाती है। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा था। एक पल के लिए मन में विचार आया था कि पिताजी को बता दूं कि मेरा क्या इरादा है और मैं कहाँ से आ रहा हूं। लेकिन मैं जानता था कि उन्हें बताना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, इसलिए मैं चुप ही रहा। मैंने अब चुप रहने का व्रत ले लिया था। कुछ कहने से सिर्फ इंसान की इज्जत कम होती है, इसलिए मैंने खामोशी से जीवन बिताने का संकल्प ले लिया था। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। पिताजी अब चुपचाप रहने लगे थे। वह भी मुझसे ज्यादा बातें नहीं करते थे, क्योंकि अब मैं समय पर पैसे भी दे दिया करता था और अपनी पढ़ाई के लिए अलग से बचा भी लेता था। ये तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि मुझे छात्रवृत्ति मिल गई थी। अगर मुझे छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो शायद
मैं कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता था और प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाता। मैं सिविल सेवा परीक्षा देना चाहता था, लेकिन उसके लिए भी गहन पढ़ाई की जरूरत थी। 1 महीने बाद मेरी परीक्षाएं थीं। अब प्रतियोगिता काफी कठिन हो गई थी। कंबाइंड स्टडी अब खत्म हो चुका था। हम एक साथ मिलकर पढ़ते थे, लेकिन अब वह सिलसिला भी ठंडा पड़ गया था। मुझे अब काफी तनाव होने लगा था, क्योंकि उस साझा अध्ययन से मुझे बहुत मदद मिलती थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि महंगे ट्यूशन ले सकूं। मेरे दोस्त ही ट्यूशन लेते थे, जिनकी मदद से मुझे अच्छे नोट्स मिल जाते थे और बहुत कुछ समझने को भी मिल जाता था। मेरे चेहरे की चिंता देखकर मेरी माँ मेरे पास आकर बैठ गई। मैं बिल्कुल चुपचाप बरामदे में बैठा हुआ शून्य में देख रहा था। वह मुझे देखकर बोली, कुछ हुआ है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि तुम अब बहुत शांत रहने लगे हो। अगर कोई परेशानी है तो अपनी माँ को बताओ। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा रुंधे हुए स्वर में बोला, मुझे इंटरनेट की बहुत जरूरत है। एक मोबाइल फोन चाहिए। आपको पता है कि 1 महीने बाद मेरी परीक्षाएं हैं और मेरे पास पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं है। पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई साझा अध्ययन से हो जाती थी, लेकिन अब वह भी खत्म हो गई है, क्योंकि सभी ने कहा है कि अब वे अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। जितना एक साथ पढ़ना था, पढ़ लिया है। माँ, अगर मैं इस परीक्षा में सफल हो गया तो आपको पता भी नहीं कि मैं कितना आगे बढ़ जाऊंगा। मेरी बात सुनकर माँ ने मेरी ओर देखते हुए पूछा, एक मोबाइल फोन लेने में कितने पैसे लगते हैं? मैंने धीमे स्वर में कहा, थोड़ा बहुत ठीक ठाक पुराना मोबाइल भी 1,000 रुपये से कम में नहीं आता। और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तो कल के लिए अमरूद भी खरीद कर लाया हूँ। अब उन्हें बेचूंगा, तभी नए अमरूद ला पाऊंगा। मेरी बात सुनकर माँ ने मुझे देखकर कहा, अगर तुम परीक्षा में पास हो गए और तुम्हें एक अच्छी खासी नौकरी मिल गई, तो क्या तुम मुझे मेरे पैसे लौटा दोगे? उनकी बात सुनकर मैं हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। अचानक उन्होंने अपना बटुआ निकाला और मुझे 10,000 रुपये देते हुए बोली, आज ही मेरी समिति खुली है। मैंने ये पैसे तुम्हारे पिताजी से छुपकर जमा किए थे, लेकिन अब ये तुम रख लो और एक अच्छा मोबाइल फोन खरीद लो। ये बात किसी से मत कहना, और खासकर अपने पिताजी से बिल्कुल नहीं। मोबाइल फोन छुपाकर इस्तेमाल करना और रात को पढ़ाई करना। मेरी भी यह बहुत बड़ी इच्छा है कि मेरा बेटा आगे बढ़े। मैं तुम्हें अमरूद बेचते हुए नहीं देखना चाहती। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तो पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत आगे जाओ, ताकि तुम्हारे दोनों छोटे भाई बहन भी सफल हो सकें। माँ की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। यह 10,000 रुपये मेरे लिए बेहद कीमती थे, लेकिन मेरा दिल इन्हें लेने के लिए तैयार नहीं था। न जाने क्यों मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं असफल हो गया तो माँ के पैसे डूब जाएंगे। मैंने ठान लिया था कि मैं ये पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, अगर मैं ये पैसे रख लूंगी तो घर के खर्चों में खर्च हो जाएंगे। तुम कम से कम मोबाइल ले आओ, ताकि तुम्हारी मुश्किलें थोड़ी कम हो सकें। मैं कुछ देर तक सोचता रहा और फिर तुरंत फैसला किया, मैं यह पैसे रख लेता हूँ। अगर मैं असफल हो गया तो माँ को धीरे धीरे करके पैसे लौटा दूंगा। यही सोचकर मैं मोबाइल मार्केट की तरफ निकल गया। मुझे एक अच्छा मोबाइल फोन मिल गया था। भले ही वह थोड़ा सस्ता ही क्यों न था, लेकिन वह मेरे काम का था। मैंने पड़ोसी से वाईफाई का पासवर्ड ले लिया और अपना कमरा बंद करके पढ़ाई में जुट गया। मेरे पास सिर्फ 1 महीना था, और इस 1 महीने में मुझे बहुत कुछ बदलना था। समय बीता और मेरे परीक्षा के दिन आ पहुंचे। मेरी माँ ने मेरी बहुत मदद की थी, जिसके लिए मैं उनका शब्दों में शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। उनके कारण मेरी कई समस्याएं हल हो गई थीं। जो भी समझना होता था, मैं मोबाइल की मदद से सीखता था। आज मेरा इम्तिहान था। दिल की धड़कन सामान्य से बहुत तेज थी। माँ से मिलकर मैं परीक्षा केंद्र की ओर रवाना हो गया। एक लंबी दूरी तय करके मैं अपने केंद्र पर पहुंचा। मेरे दोस्त भी वहां पहुंचे थे, लेकिन जिस कक्षा में मैं बैठा था, वहां मेरा कोई दोस्त नहीं था। प्रश्न पत्र सबके आगे रख दिए गए। मैंने भगवान का नाम लिया और पेपर देना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे तक मैंने सिर तक नहीं उठाया। 3 घंटे के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई थी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा पेपर दिया था। समय तेजी से गुजरता गया। एक रोज की तरह मैं अमरूद बेचकर घर लौट रहा था। तभी मुझे दूर से अपने घर के बाहर भीड़ दिखी। मैं घबरा गया। ये भीड़ किस बात की है? जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां कई कैमरा वाले खड़े थे और साथ में पुलिस भी मौजूद थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मेरे पिताजी उस भीड़ को चीरते हुए मेरे पास आए
और बिना कुछ कहे मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं हैरान था। यकीन नहीं हो रहा था कि पिताजी ने मुझे गले लगाया है। वो मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो विनय। मैंने तुम्हारे जज्बात नहीं समझे, तुम्हारी मेहनत नहीं देखी, लेकिन आज तुम्हारी खामोश मेहनत ने पूरे शहर में तुम्हारा नाम कर दिया है। तुमने सीएसएस की परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है। मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। पिताजी के यह कहते ही सारे पत्रकार मेरी ओर मुड़ गए। जब पुलिस ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, तो मेरी जुबान मानो बंद हो गई थी। सामने कोई सवाल दाग रहा था, कोई कैमरा मेरी ओर बढ़ा रहा था, और मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बुरे सपने में फंसा हूं। ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, वह मेरी ही जिंदगी का हिस्सा है। मैंने देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा में पहला स्थान पाया था। ये मेरे लिए ही नहीं, बल्कि मेरे परिवार के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। हर चीज जैसे एक झटके में बदल गई थी। कुछ समय बाद मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, और उस दौरान मिलने वाली सैलरी से मैंने सबसे पहले अपने माता पिता को कुछ पैसे भेजे। मुझे मालूम था, अब घर की हालत पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल लगातार गूंजता रहा। पापा ने उस दिन मेरे सामने हाथ क्यों जोड़े थे? इस बात ने मेरे दिल में एक खालीपन भर दिया था। ट्रेनिंग पूरी होते ही मुझे एक शानदार नौकरी मिल गई। धीरे धीरे जिंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगी। मैंने माँ से लिया पैसा वापस किया और उन्हें दिल से धन्यवाद कहा, क्योंकि अगर उन्होंने उस समय मुझे 10,000 रुपये न दिए होते, तो शायद आज ये मुकाम मेरे लिए सपना ही रह जाता। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, कई बार इतनी कि इंसान टूट जाता है, लेकिन अगर दिल में जरा सी भी उम्मीद बाकी हो, तो वो उम्मीद ही आपको उठा सकती है। ये आप पर निर्भर करता है कि उस उम्मीद की लौ को आप बुझने नहीं देते। मेरे भाई बहन अब अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। पापा के लिए मैंने एक छोटी सी दुकान शुरू करवाई है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। माँ चाहती हैं कि मैं अब कोई अपना काम शुरू करूं, लेकिन फिलहाल मेरी कोशिश सिर्फ यही है कि उन्हें मानसिक सुकून मिल सके। उन्होंने इतनी तकलीफें झेली हैं कि अब वे कुछ सुकून की हकदार हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कभी अपने माता पिता से नाराज मत होना, भले ही वे आपको सख्त लगें। उनका साथ ही आपकी असली ताकत है। वो आपके जीवन की नींव है, और वही नींव आपको कभी गिरने नहीं देती। जैसे एक माली दिन रात पौधे को सींचता है, वैसे ही माता पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को संवारने में लगा देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है, माता पिता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उनका संघर्ष, उनकी परवरिश और उनका प्रेम ही हमें इंसान बनाता है। हमें उनका हमेशा आदर और आभार करना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही हमारी असली दौलत है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।